हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 60, जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चन यूज़फुल रहेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। और हम हर एक ऑप्शन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे क्या होता है कि आपको डिटेल में नॉलेज मिलती है, तो उससे रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको इजीली अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। इससे पहले लेक्चर 1 टू लेक्चर 59 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आप वो भी ज़रूर देखना। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। और अगर आपको किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। हाँ, और अब आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है देन यू कैन यूज़ माय कोड विभू तनेजा। फिर आपको 10% ऑफ मिलने वाला है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। और अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं। आपको प्रॉपर डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस रहते हैं एंड काफ़ी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं आप लोगों की बेस्ट प्रेपरेशन के लिए। प्रॉपर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जिससे आप लोग अपना असेसमेंट कर पाते हैं। और सबसे अच्छा फीचर यही है प्लस सब्सक्रिप्शन का कि आप लोग एक ही सब्सक्रिप्शन से जितने भी नेट कैटेगरी के एडुकेटर्स हैं सभी की क्लासेस को अवेल कर पाएंगे, ठीक है। जितने भी लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पेपर 1 के लिए जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, पेपर 2 के लिए, ठीक है, जितने भी एडुकेटर्स हैं सभी की लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोग देख पाते हैं। और फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। देखिए, फॉर 1 मंथ इट इज़ 2100, ठीक है। और अगर आप 3 मंथ्स के लिए लेते हैं तो टोटल 5250 पड़ता है। और 6 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 9450। और देखिए, अगर आप लोग 12 मंथ्स के लिए लेते हैं तो आपको ओनली 11,550 पर मंथ पड़ेगा, जो कि पर मंथ अगर हम देखें तो ओनली 963 पर मंथ है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है आपकी बेस्ट प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। और आप लोग अगर ये कोड यूज़ करते हैं विभू तनेजा के नेम से तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और आप लोग अपने क्रेडिट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अब अनअकैडमी पे मैं आपको फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। वो स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री रहती हैं बिल्कुल, आप लोग वो देख सकते हैं 4:30 पे, जैसे कि कल रहने वाली है पेपर 1 की क्लास रहेगी, ठीक है। और जब कॉमर्स की क्लास होगी तब भी मैं आपको नोटिफाई कर दूंगी। तो ये फ्री लाइव क्लासेस रहती हैं और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई वॉज सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनेंस। देखिए, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो किसकी रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ओके, बिल्कुल करेक्ट है। देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये आपको ज़रूर इनके साथ के साथ नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। ये बैंकिंग से रिलेटेड है। फिर उसके बाद है दिस कमीशन ऑल्सो नोन एज द हिल्टन यंग कमीशन। बिल्कुल, अगर आपको पूछा जाए कि रॉयल कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है तो हिल्टन यंग कमीशन, ओके। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर, ओके, आपने ध्यान रखना है। तो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट्स दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको इनको कंसीडर करना है और देखना है करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट देखिए, प्लानिंग इज टुडेज एक्शन फॉर टुमारोज डिसीजन। सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, ओके। कई बार स्टेटमेंट्स बहुत इजी दी होती है लेकिन हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, देख के कि बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है या बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो हमें आते हुए भी हम उसको स्किप कर जाते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है, प्लानिंग इज टुडेज एक्शन फॉर टुमारो डिसीजन। अब एक बात बताइए, प्लानिंग में हम क्या आज एक्शन कर लेते हैं और मतलब आज एक्शन कर लिया कल के डिसीजन के लिए, ये उल्टा लिखा हुआ है। प्लानिंग में क्या होता है, टुडेज डिसीजन, आज हम डिसीजन ले रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं इन एडवांस फॉर टुमारो एक्शन। देखिए, अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इजीली आपको पता चल जाता। इसी वजह से ये वाला तो हो गया हमारा गलत, फर्स्ट वाला, ठीक है।
अब प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग वाइल कंट्रोलिंग इज़ लुकिंग बैक। बिल्कुल प्लानिंग आपका फॉरवर्ड लुकिंग है, पहले प्लानिंग की जाती है, फिर उसके बाद जो कंट्रोलिंग क्यों होता है, कंट्रोलिंग में आप देखते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच करते हैं, डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें देखिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया था, तो हमारे यहाँ पर बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि बी में फर्स्ट को बोला हुआ है करेक्ट, सी में भी बोला हुआ है, डी में ऑल को बोला हुआ है। तो बी सी डी तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन गलत हो जाता है। तो आप इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं, आपको ऑप्शंस देखने होते हैं, करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है आपका कौन सा बनेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन इज़ अबाउट गेटिंग वॉलेंटरी विलिंगनेस ऑफ सब ऑर्डिनेट्स फॉर एक्शन। बिल्कुल, देखो मोटिवेशन का मतलब ही यही है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो खुद से वॉलेंटरी, खुद से जो है उनके विलिंगनेस हो और वो लोग काम करें, ठीक है। तो ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए फोर्थ में लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म बोला गया ऑर्गेनाइजेशन का, क्या ये करेक्ट है? नो, इस टाइप का क्वेश्चन आया भी हुआ है, आपने ध्यान रखना है। अगर हम सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म की बात करें तो दैट इज़ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ओल्डेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो वाला हमारा कौन सा है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहाँ पर हमारा लाइन एंड स्टाफ दिया हुआ है, इसी वजह से ये गलत हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा कि सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वाइड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिकम्स डिफिकल्ट। आपको बोला गया है कि जब स्पैन ऑफ कंट्रोल, पहले देखिए क्या होता है, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। असर्शन रीजनिंग को आपने हमेशा ऐसे सॉल्व करना है, पहले असर्शन इंडिविजुअली चेक करेंगे फिर रीजनिंग। ओके, पहले दोनों को अलग अलग स्टेटमेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे, अलग अलग देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें प्रॉपर रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो असर्शन का बोला है व्हेन स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। और अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल हमारा वाइड है तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखो स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जैसे हमारे सुपीरियर हैं तो इनके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तभी तो ये वाइड हुआ ना। तो अब बिल्कुल अगर एक सुपीरियर के नीचे काम करने वाले लोग सबऑर्डिनेट्स ज़्यादा होंगे, वाइड होगा, तो ये क्या कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर हम इंडिविजुअली असर्शन को देखें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए एक बार हम रीज़न को एज अ स्टेटमेंट ट्रीट करते हैं और देखते हैं क्या है। इन अ नैरो स्पैन लेवल ऑफ अथॉरिटी रिड्यूसेस। अब एक बात बताइए, नैरो स्पैन का मतलब क्या है कि एक सुपीरियर के अंडर जो काम करने वाले लोग हैं वो कम हैं। तो अगर काम करने वाले लोग कम हैं एक सुपीरियर के नीचे, तो ऑब्वियस है हमारा क्या बन जाएगा, लेवल ऑफ अथॉरिटी बढ़ेंगे, है ना। लेवल ऑफ अथॉरिटी क्या हो जाएंगे हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा जो है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो हमारा टोलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछा जा सकता है। और अगर हमारा वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल है, अगर हमारा वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल रहता है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहता है फ्लैट। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगर हम रीजनिंग देखें तो ये फॉल्स है, तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए तो यहाँ पर ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। ओके, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो आपने पहले हमेशा इंडिविजुअली ही चेक करना है। ओके, अगर इन क्वेश्चन में आपको किसी में भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर आप लोग मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम जो भी हैं ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं वहाँ पर लर्नर्स, तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए इसका लिंक जो है t.me, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, t.me डू योर बेस्ट 913। ओके, इससे है टेलीग्राम, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रॉपर अनअकैडमी की जो फ्री क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ गेट हायरिंग। गेट हायरिंग क्या होता है, देखिए आपको ये क्वेश्चन रिलेटेड है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। रिक्रूटमेंट क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएँ और अप्लाई करें फॉर द जॉब, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट एक हमारा पॉजिटिव प्रोसेस है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और सिलेक्शन हमारा नेगेटिव प्रोसेस होता है, बिकॉज सिलेक्शन में एलिमिनेट किए जाते हैं कैंडिडेट्स, और जो रिक्रूटमेंट में एनकरेज किए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स। तो एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ गेट हायरिंग। गेट हायरिंग में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहले मैं ऑप्शन रीड आउट करती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है।
फर्स्ट आपको दिया हुआ है टू सेलेक्ट पीपल हु अप्रोच ऑन देयर ओन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना जो खुद से अप्रोच करते हैं, खुद ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं कि उनको जॉब चाहिए। और सेकेंड है टू सेलेक्ट पीपल हु आर रिकमेंडेड बाय द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय रेफरल सुना होगा कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो मतलब अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टू सेलेक्ट पीपल फ्रॉम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये तो आपको पता ही है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से सेलेक्ट करना, या फिर जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर सप्लाई करती है उनको सेलेक्ट करना। तो गेट हायरिंग, गेट हायरिंग से नाम याद रखना कि वो लोग खुद मतलब कंपनी के गेट पर आ रहे हैं, कंपनी के पास आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास आ रहे हैं, खुद अप्रोच कर रहे हैं ताकि वो खुद एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं। तो गेट हायरिंग का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ये आपको दिए हुए हैं यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्या दिए गए हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। और एक प्रॉपर्टी होती है हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की, जो उनके साइन हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों हमारे यहाँ नेगेटिव में है, ठीक है, बी एक्स वाई भी और बी वाई एक्स भी, ये दोनों के दोनों जो हैं हमारे क्या हैं यहाँ पर नेगेटिव दिए हुए हैं। तो इसका कैसे कॉरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते होते हैं, ध्यान रखना। कॉरिलेशन कोफिशिएंट निकालने का यहाँ से फॉर्मूला है हमारा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब आप ये देखिए क्या दिया हुआ है, 0.25 माइनस का और माइनस का 0.64। अब आप लोग इसको सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आपके पास क्या आता है। यहाँ पे अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली यानी कि प्रॉपर 0.1600 आ रहा है। तो अगर हम इसका क्या निकालें, स्क्वायर रूट करें, तो ये आपके पास 0.40 आएगा, लेकिन कौन सा, नेगेटिव वाला। ध्यान रखना दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो हमारा आंसर भी नेगेटिव में होगा। आपको यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर दिए हैं, सो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा दैट विल बी -0.40। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैक्लीलैंड नीड्स थियरी। ये मैक्लीलैंड की जो नीड्स थियरी है ये मोटिवेशन थियरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं थियरीज, ओके। तो उन्होंने कौन कौन सी नीड जो नहीं बताई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिवेटिंग नीड। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, मोटिवेटिंग नीड सॉरी नोट वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये नोट वर्ड अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। तो जो मैक्लीलैंड की नीड थियरी है उन्होंने 3 टाइप की नीड्स बताई हैं, दैट इज़ नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट एंड नीड फॉर एफिलिएशन। तो अब आपके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीड फॉर सिक्योरिटी, क्योंकि ये तीनों नीड्स उन्होंने बताई है। नीड फॉर पावर मतलब ऐसे लोग जो पावर अगर उन्हें मिले तो वो लोग मोटिवेशन फील करते हैं। अचीवमेंट जो लोग अपने गोल्स अचीव करें तो उनको मोटिवेशन मिलता है, कुछ अचीव करेंगे तो ही, ओके। और एफिलिएशन जो लोगों को बिलोंगिंगनेस पसंद होता है उससे वो लोग मोटिवेटेड होते हैं। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई चीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। थियोरीज मोटिवेशन की हो, लीडरशिप की हो, इकोनॉमिक्स में भी थियोरी हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। बाकी आपको मैं क्वेश्चंस के थ्रू करवाऊंगी ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रिलेटेड है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस से। देखो ओवरऑल कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ मिक्स्ड बेसिस पे, ताकि आपके इन क्वेश्चन के थ्रू सभी यूनिट्स के आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, अ बायर इज समवन हु बायज और हैज़ एग्रीड टू बाय गुड्स। यहाँ पर आपको सिंपली बोला गया है कि बायर क्या होता है। अगर हम बात करें तो बायर में वो माना जाता है एक तो जो परचेज कर लेता है या फिर वो एग्रीमेंट करता है कि वो परचेज करेगा, दोनों को इंक्लूड करना है। एक चीज़ आप लोगों ने ये ध्यान रखनी है अच्छे से। सो स्टेटमेंट 1 इज यहाँ पर बिल्कुल ट्रू। एंशियंट एंड रेयर कॉइन्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज गुड्स। अब जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसमें गुड्स की प्रॉपर हमें एक डेफिनेशन दी गई है, तो उसमें अगर हम बात करें एंशियंट एंड रेयर कॉइन्स की, अब एक बात बताइए, जो पहले वाले कॉइन्स है पुराने टाइम में जो होते थे उसको हम एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर आपने रेयर कॉइन्स या एंशियंट कॉइन्स खरीदने हैं तो आपको वो मनी देकर फिर ही खरीद पाओगे,
तो इसीलिए हम इनको गुड्स की कैटेगरी में ही लाएंगे। ओके, सिर्फ मनी ऐसी चीज़ है, अब मनी है उसको हम क्या है सिर्फ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते हैं, वो गुड्स में काउंट नहीं हो रहा है हमारा। लेकिन एंशियंट एंड रेयर कॉइन्स जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, आर क्लासिफाइड एज गुड्स। ओके, क्योंकि इन्हें भी हमने क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा थ्रू मनी। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों की दोनों यहाँ पर ट्रू हैं। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। यहाँ आपको दो स्टेटमेंट दी गई हैं। देखो, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में जनरली क्वेश्चन करने का यही बेनिफिट है, एक तो आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है और आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो बढ़ती है, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो अगर आप अपने पेपर में ये चीज़ें फेस करेंगे ना तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, बिकॉज आपकी हैबिट बन चुकी होगी पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की। ओके, सो ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है और ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अब ये अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, यानी कि जो आपका इंडिविजुअल सीरीज, अगर सिंपली बात करूँ मैं, तो अगर अर्थमेटिक मीन जो उनका आया है, ठीक है, तो अगर आप हर आइटम में से अर्थमेटिक मीन को डिडक्ट करेंगे तो जो उनका सम आएगा दैट विल ऑलवेज बी ज़ीरो। अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मैक्सिमम। अगर देखिए, आपको यहाँ बोला है, जो अभी अभी फर्स्ट था कि सम ऑफ डेविएशंस, अब अगर उनका आप स्क्वायर करते हैं और वो अर्थमेटिक मीन से ली गई है तो वो मैक्सिमम नहीं होगा, वो सबसे मिनिमम होगा। यहाँ मैक्सिमम नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, मिनिमम। आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को डीप में पढ़ना है। क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट मैक्सिमम वर्ड की वजह से गलत हो जाता है। तो हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा स्टेटमेंट 1 ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट सेकेंड क्या हो गया, यहाँ पर फॉल्स हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, क्रोनोलॉजिकल, ये क्रोनो वर्ड जो है ये टाइम से ही रिलेटेड है। जब आप जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी कि सपोज एक कंपनी के 2018 में कितने प्रॉफिट्स हुए, 19 में, 20 में सेल्स कितनी हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप टाइम के बेसिस पे जब क्लासिफाई कर रहे हैं तो दैट विल बी नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बिल्कुल यहाँ पर आप ये देखिए, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट वाली। उसके बाद देखिए सेकंड में, बाय वेरिएट रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा विद मेनी वेरिएबल्स। अब ये वाला बाय वेरिएट सीरीज क्या होता है, अब सेकंड स्टेटमेंट आप खुद देखेंगे कि सही है या गलत, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग इन्वॉल्व होंगे इन चीज़ों में उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए हैं। बहुत टाइम हो गया था कि मैं आपके यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पाई, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक जो है इसमें डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ के साथ जो अनअकैडमी पे मैं फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी ताकि आप उनको अच्छे से देख पाएँ और आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। बिकॉज़ अगर फ्री में आपको सीखने को मिल रहा है ना बेटर वे, तो आपको ज़रूर उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया है देन यू कैन फॉलो। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी। ओके।